नमस्कार, स्वागत है आपका कचहरी में। मैं हूं सिकता देव। आज कचहरी का स्पेशल एडिशन सीधे नेपाल की राजधानी काठमांडू से। नेपाल में आए जल प्रलय के बाद इस इलाके में तबाही है। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स बता रही हैं कि त्रासदी के निशान अब तक सवालों का जवाब मांग रहे हैं। ऐसे में इस हिमालय देश से संपर्क टूटा है। लोग इस वक्त अपनों की तलाश में इंतजार कर रहे हैं। जब ये आपदा यहाँ आई तो लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। और अब उन चश्मदीदों को सुन लेते हैं, उनकी आखिरी लम्हों की कहानी जब ये जल प्रलय इस इलाके में घुस आया। Oh my God, भाग कटाओ भाग। पैसा आया कि फ्लेमी स्टाइल शैली में आया। पानी है वो 10 मीटर 15 मीटर ऊपर से था। चढ़ा आया। बालू में दब के चल गया बच्चा। आवाज लगा रहा था, अंकल जी उसको चक्कर नाम भी चल जाते। तब हाथ पकड़ के मैंने ताना इन लोगों को, उसको भी ताना, मेरा भाई का ही। उसके बाद हम लोग बचा। ये पता चला कि एक धागा नहीं बचेगा। तब भागते भागते हम लोग अगर आधा मिनट भी लेट किए रहते तो हम लोग भी 3 आदमी और चल गए रहते। आगे आगे भागती जिंदगी और पीछे पीछे उस पर झपटने को उतावली मौत। Oh my God, भारे। ये उन आखिरी पलों की तस्वीरें हैं जब हिमालय से आई आपदा ने नेपाल में कहर बरपाया। ऐसा कहर कि कुछ भी साबुत नहीं बचा। बचे हैं तो बस बर्बादी के निशान, दर्द की आवाजें, आंसू और जिंदगी भर के जख्म। घर सर सब गया, अब कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये पहना हुआ ये है, उसके बाद ये है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आखिर जब सैलाब आया तब क्या हुआ था? लोगों ने सबसे पहले क्या किया? क्या वो अपना घर परिवार बचा पाए? जो जिंदा रह गए उन्होंने अपनी जान कैसे बचाई? एनडीटीवी इंडिया की टीम ने आपदा के ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जब पीड़ितों से और चश्मदीदों से बात की तो रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान पता चली। पूरा पानी से डूब गए थे, पूरा बलुआ हो गया था। एक जना को हम कॉलर संपाते, इनका लड़का अंकल 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 इससे पिया। अब किसको हम बचाए, अपना जान बचाए कि किसको जान बचाए? पूरा बलुआ से हमको टोप किया था। और उसके बाद हम अपना ही केरा तो का बालू में दबता चला गया बच्चा। बालू में दब के चल गया बच्चा। कितना बड़ा बच्चा था? अपनी उम्र क्या थी? 18 वर्ष का था। तो मदद के लिए आपसे आवाज लगा रहा था। आवाज लगा रहा था, अंकल जी उसको चक्कर नाम भी चल जाते। पूरा बलुआ से टोप दिया था। हम मेरी तो हाथ देने की कोशिश की आपने? हाथ दिए उसको, हम कॉलर भी पकड़े, नहीं पकड़ा जाती। यानी लोगों को शुरू में अंदाजा नहीं था कि ये सैलाब कितना विकराल है। जैसे इस वीडियो में दिख रहा है, लोग पहले नदी के उफान को पुल के किनारे खड़े होकर नजदीक से निहार रहे थे। लेकिन जब सैलाब गर्जना करते हुए आया तो ऐसी बदहवासी फैली कि लोग जान बचाने के लिए उल्टे पांव भागे। सैलाब पुल को बहा ले गया। असल में नेपाल में आया सैलाब बहुत विराट था, बहुत दैत्याकार था। किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। सैलाब ने किसी को बचने का मौका नहीं दिया। लोग जान बचाने के लिए भागते रहे। नदी में आया सैलाब उनका पीछा करता रहा। सैलाब की ताकत का अंदाजा आप इस तस्वीर से लगाइए। नदी में इतना भयानक उफान आया कि भारी भरकम चट्टान को बहा कर ले गया।
ऐसे भयानक मंजर के बीच लोगों ने अपनों को बचाने में जान लड़ा दी, लेकिन कुदरत का कहर इतना प्रलयंकारी था कि उसके आगे किसी की नहीं चली। कई जिंदगियां हार गई और जो किस्मत से बच गए उनके पास अब कुछ नहीं बचा। घर था मेरा, एक घर यही था, 4 घर ये भी मेरा है और 4 घर उधर था, उधर भी सब भगा के लेके गया। अब दुकान 200 था वो भी चला गया, माल बहुत था, गैस सिलेंडर था 100-200 गैस सिलेंडर भी था, सब दुकान घर सर सब गया। अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये पहना हुआ ये है, उसके बाद ये है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऊपर था, ऊपर था, नीचे से वो लोग बोलाया जल्दी आओ बोल के, फिर हम कूद के आए तो ऐसे देखा तो पानी आ चुका था, फिर वो सीढ़ी में चढ़ रहे तो पानी आया। हम नहीं फंसता, उन लोग फंस चुका था, तब हाथ पकड़ के मैंने ताना ही लोग, उसको भी ताना, मेरा भाई का एक टू भी है, उसको भी तान के गली में घुसा लिया। उसके बाद हम लोग बचा, नहीं तो हम लोग ये रास्ता आया था यहीं से भगाते था। नदी किनारे आपको ये जो मलबे का समंदर दिखता है, इसके नीचे एक बाजार दफन है। उस बाजार का नाम है त्रिशूली बाजार, जो 2 दिन पहले तक गुलजार था, लेकिन अब टनों टन मलबे के नीचे है। तस्वीरें जो हम आपको लगातार यहाँ से भेज रहे हैं, ये त्रिशूली बाजार है, इस इलाके का बड़ा बाजार है और ना सिर्फ ये स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ा केंद्र रहा, यहाँ पर पहुँचने वाले टूरिस्ट और पर्यटकों के लिए भी यह बड़ा केंद्र हुआ करता था, लेकिन अब सैलाब में ये पूरा बाजार बह चुका है। कितना गाद और मलबा है इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। ये जो बिल्डिंग इसमें धंसी हुई हैं कि बहुमंजिला इमारतें हैं, ये देखिए, और दूसरी तीसरी मंजिल तक गाद इस वक्त, मलबा इस वक्त उनको दबा कर रखा हुआ है। तो कितनी तेजी से ये मलबा बहा होगा। और जैसा कि यहाँ जो मौजूद लोग हैं जिन्होंने अपनी कल जैसे तैसे जान बचाई। इसी त्रिशूली बाजार में अशोक कुमार चौरसिया की दुकान थी। वो बरसों से यहाँ पर दुकानदारी कर रही थी। जब सैलाब आया तब त्रिशूली बाजार में क्या हुआ, उन्होंने उन पलों की बयानी एनडीटीवी इंडिया के कैमरे पर की। दुकान हम खोल चुके थे, पुलिस आया कि जल्दी आप लोग दुकान बंद करिए, नदी बढ़ने वाला है। तो नदी बढ़ने वाला था, इतना ऊपर तो आएगा नहीं, कोई नहीं सोचा था। लेकिन जब 10 मिनट के बाद पता चला कि वो भोटी कोसट डैम फूट गया, तब ये पता चला कि एक धागा नहीं बचेगा। तब भागते भागते हम लोग अगर आधा मिनट भी लेट किए रहते तो हम लोग भी 3 आदमी और चल गए रहते। सैलाब के रूप में मौत जब सामने से आती हुई दिखी तो लोग पहाड़ पर कुछ ऊंचाई तक भागे, लेकिन जान बचाने के इस भागम भाग में उनके कुछ अपने पीछे छूट गए और फिर मची चीख पुकार। आपको इस बात से अंदाजा लग सकता है कि कल का सैलाब इतना भयावह था कि कैसे ये सैलाब एक चट्टान को चीरता हुआ इस तरफ आया है। ये देखिए, बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक नदी बह रही थी, जो छोटी सी नदी इस वक्त आपको दिखाई दे रही है, लेकिन बीच में ये जो टूटा हिस्सा है, ये एक पहाड़ का हिस्सा है। इसको तोड़ता हुआ गाद, मिट्टी और पानी का जो सैलाब है वो इस तरफ आया और यहाँ पर सड़क पर आकर आगे चलकर गांव को, घरों को, बाजार को बहाता लेकर चलता गया। वो मैं आपके घर ऊपर में, ये से दूर 1.5 किलोमीटर ऊपर में है, वही जगह में था। अब ये सब त्रिशूली बाजार ये ऐसा आया कि फिल्मी स्टाइल शैली में आया। इसके नीचे से ले दो ऐसी चीज जो आप फिल्मों में और टेलीविजन की स्क्रीन में देखते थे वो असल जिंदगी में पानी है वो 10 मीटर 15 मीटर ऊपर से ऊंचा था, ऊंचा आया था। ये अब बोलने की जगह नहीं है कि बहुत क्षति हो गया है। कितना लोग गया, कितना आदमी का बहुत नुकसान हुआ है। आपदा की तीव्रता इतनी भयानक थी कि कोई भी कुछ सोच समझ पाने की स्थिति में नहीं बचा था। ऐसे में एनडीटीवी इंडिया को एक बहादुर शख्स मिला जिसने सैलाब में घिरे एक तिमंजिला मकान में एक परिवार के 6 लोगों को अपनी सूझबूझ से बाहर निकाला। खुद उसी की जुबानी सुनिए कि उसने उन लोगों को कैसे रेस्क्यू किया। 6 जना था, मेरे मन के नहीं माना था, मेरे मन नहीं माना था, मेरे मन ने उसको बुलाया, मैंने वो बुलाया नहीं बुलाया सबैजना आएपछि निस्किया न त 6 जना बच्चाहरूको माया, अर्को सबै होपलेस। मैले त डोरी हुर्न नसकेँ, डोरी बाने है हुराको यस्तो मै होपलेस के
मलाई नि गाडे नि त दलदलले सबै गाडे त्यसरी। त्रिशूली बाजार के एक चश्मदीद ने एनडीटीवी के कैमरे पर बताया कि जिंदगी और मौत के बीच बस आधा मिनट यानी 30 सेकंड का ही फासला रह गया था। ऐसे कुछ लोगों ने सूझबूझ और हिम्मत दिखाकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन बहुत से लोग ऐसे खुशकिस्मत नहीं रहे। हम लोग का हो गया काठमांडू नेपाल रहते 46 वर्ष। तो आप लोगों की सारी दुकानें इसी थी, यहीं थी, और यही वो त्रिशूली बाजार है जिसकी तस्वीरें तो सब है, ये पूरा इलाका वो थी। सब है, वो सब त्रिशूली बाजार मेन है। और सैलाब आया कहाँ से, पानी कहाँ से आया? उधर से, रसुआ से, चाइना से, नहीं उस तरफ से बढ़ता चला है। उधरे से। हाँ, ये सब बाजार था, ये तो बहुत बड़ा बाजार है। ये जो सामने आप जो देख रहे हैं ना खाली, ये सब बहुत बड़ा बाजार है। तो जब ऐलान हुआ, अनाउंसमेंट हुआ, तब समझ में नहीं आया कि क्या होने वाला है? भागने का मौके नहीं मिला, भागा सब कोई, भागने का मौके नहीं मिला। वो दुकान है ना, उसमें कल उसका आदमी तो कितना बहा, उसका कोई गिनती नहीं है। आप कहाँ थे कल से? हम बता गए थे एक्सरसाइज करने के लिए, दवा कराने के लिए सुबह। मेरा नाम पन्ना लाल है, पुरानी मस्जिद रसड़ा, जिला बलिया का रहने वाला हूँ। आपकी भी दुकान थी यहाँ पे? जी उधर है। तो आप दवा कराने गए थे, तो दुकान में कौन था? हमारा परिवार था और हमारा बच्चा था। हम लोग यूपी के बलिया जिले के रहने तो वाले। क्या आपको कब खबर मिली कि यहाँ पर सैलाब आ गया? वहाँ हम लोग उधर से वापस आ रहे थे ना, तब फोन आया और सैलाब हुआ। हमारा फोन उन सब उसी में था, कागज पत्र सब उसी में सब बह गया है। इंडियन एम्बेसी का कागज वगैरह था, सब कुछ भी नहीं। इस हिमालयी त्रासदी ने नेपाल को बहुत गहरे जख्म दे दिए हैं, जिससे उबरने में उसे शायद लंबा वक्त लगे। सैलाब तो अब उतर गया है, कुछ जगहों पर शायद मलबा भी धीरे धीरे हट जाएगा, लेकिन जिन आंखों ने सामने से जिंदगी को डूबते और बहते देखा, उन आंखों से यह मंजर शायद कभी नहीं उतरेगा, क्योंकि सैलाब गुजर जाता है, लेकिन सैलाब के निशान बहुत देर तक बाकी रहते हैं। त्रिशूली बाजार से सिकता देव के साथ एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। बस महादेव के दर्शन करके लौट आऊंगा, राखी के दिन जरूर घर में साथ होऊंगा। शायद इन तमाम वादों के साथ कई अपने नेपाल में पहुंचे थे, अब लापता हैं। घर पर लोग उनकी एक कॉल का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन नेपाल से कोई फोन नहीं आ रहा, फोन की घंटी नहीं बज रही। लेकिन उम्मीद और आस टूटी नहीं है। इंतजार है कि कलेक्टर या किसी अधिकारी के दफ्तर से फोन आए और उनके अपनों के बारे में जानकारी मिले। अब लापता लोग के बारे में अब फाइल खोलते हैं। किसी को राखी बांधनी थी, कोई भाई बहन का इंतजार कर रहा था, कोई नौकरी से छुट्टी लेकर घर आने वाला था, तो कोई ये कहकर गया था कि चिंता मत करना, महादेव के दर्शन करके जल्द लौट आऊंगा। लेकिन नेपाल में आई तबाही ने कई रिश्तों की डोर को उलझा कर रख दिया। नहीं पता कौन कहाँ है, जिंदा है भी या नहीं। मोबाइल बार बार उठाते हैं, फोन लगाते हैं, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं। Looking at the scale of destruction, it looks bad. Communication is down, so we have no way. भोपाल के इस परिवार की बात सुनेंगे तो सहम जाएंगे। सुबह का वक्त था, 29 लोग थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी तिब्बत क्रॉसिंग पर सैलाब आ गया। इसके बाद जो हुआ वो बताते हुए भी जुबान लड़खड़ाती है, शब्द शून्य है, वाक्य अधूरे हो जाते हैं। हे ईश्वर, ये दिन किसी को ना दिखाए, ऐसे संवाद किसी से ना हो। फिर किसी फोन करके कांटेक्ट करा कि मतलब हमारी बस तो चली गई है,
अब हम लोग छत में आके रुके हैं, अब हमारा भी जान खतरा है, अब हम लोग नहीं बच पाएंगे। हमारे बच्चे को देखभाल कर लेना करके फिर उन लोग ने खुद ने फोन लगा लिया था। तो बस इतनी बात हुई, बात करते करते फोन रख भी नहीं पाए थे। फिर जब से मतलब कोई कांटेक्ट ही नहीं कट हो पाया था, नहीं हो पाया था। बस इतने मुंह से निकला उनको, आधा घर डूब चुका है, अब हम लोग नहीं बच पाएंगे, हमारे बच्चे को देख लेना करके। ये बात आखिरी आपकी कब हुई थी? 9:30 बजे कल सुबह। ये गम, ये आंसू, ये छटपटाहट और ये बेचैनी एक परिवार तक महदूद है। भारत सरकार ने डेटा जारी किया है, कहा है कि 288 भारतीय इस वक्त लापता है, यानी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। ढूंढने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन उन्हें कौन दिलासा दे जो बार बार मोबाइल ऑन करते हैं इस उम्मीद से कि अभी नेपाल से कॉल आएगा, लेकिन कॉल आता नहीं। ऑस्ट्रेलिया से मानसरोवर यात्रा के लिए निकला 41 साल का भाविन। गुरुवार को बर्थडे सेलिब्रेट होना था, लेकिन घर पर कोई जश्न नहीं, सिर्फ सन्नाटा और खौफनाक इंतजार। इमिग्रेशन दफ्तर से पत्नी को की गई आखिरी कॉल के बाद से भाविन और उनके 5 साथियों का कुछ पता नहीं चलता। लास्ट कांटेक्ट जो भाभी से बात हुई थी 7:30 के 7:45 के बीच में हुआ था, और मेरे भाई के साथ 2 उनके खास फ्रेंड भी थे, और टोटल बात करूं तो उनकी यात्रा में 26 से 30 लोग मौजूद थे। पता चली है कि वहाँ कुछ संपर्क नहीं हो पा रहा, बाढ़ इतनी है तो कोई टेलीकम्युनिकेशन के हिसाब से सारे टावर गिर गए हैं। गुजरात के आणंद के विमल भाई और जेमिनी बहन नेपाल भागने गए थे, लेकिन बाढ़ के इस भयावह मंजर के बीच दोनों का संपर्क टूट चुका है। उधर वलसाड़ की रूमा भी अपने 62 साथियों के साथ 25 तारीख की शाम से लापता है। फोन की हर बजती घंटी के साथ दिल दहल उठता है कि शायद कोई खबर हो। कलेक्टर दफ्तर के चक्कर लगाते और टीवी स्क्रीन पर टकटकी लगाए इन परिवारों के पास अब सिर्फ आंसुओं की बेबसी और सरकार से उम्मीद बची है। चाइना बॉर्डर पे वो मानसरोवर के लिए इमिग्रेशन में खड़े हुए थे, उसके बाद उसका कोई संपर्क नहीं हुआ। लास्ट आपकी बात कब हुई थी? लास्ट हम तो संडे में कोटा में जब थे आज, तभी हमारे साथ बात हुई थी, उसके बाद हमारी कोई बात नहीं। कोलकाता के रहने वाले सुनीत अपने मोबाइल में मां की फोटो दिखाते हैं, बताते हैं कि मां कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर निकली थी, घूमना पसंद था, लेकिन जब से नेपाल त्रासदी की तस्वीरें आई तब से मां सुष्मिता से कोई संपर्क नहीं हो रहा। नो, फ्लैश फ्लड के बाद तो बात नहीं हो पाई। 21 को उन्होंने यहाँ से कलकत्ता से स्टार्ट किया था, और 23 संडे को लास्ट उनके साथ बात हुआ था मेरा। तो अभी वो कहाँ है, कैसी है? आप किसी कॉन्सुलेट से या फिर गवर्नमेंट बॉडी या फिर ट्रैवलर किसी से बात होगी क्या आपकी? जो एजेंसी है उनके साथ बात हुआ है, और उन्होंने ये बताया कि कल को उन लोगों ने जो होटल में था वहाँ से 6:30 बजे चेकआउट किए और तिब्बत बॉर्डर के लिए स्टार्ट किया था। दैट वाज द लास्ट इन्फॉर्मेशन आई गॉट फ्रॉम द एजेंसी। अभी आपको अपडेट अगर चाहिए होगा तो क्या लेटेस्ट अपडेट क्या है मम्मी का? लेटेस्ट अपडेट तो नहीं है, 24 घंटे से हम कांटेक्ट नहीं कर पाए उनके साथ, और एजेंसी से भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। हावड़ा की रहने वाली 68 साल की अनीता दास भी शिव के दर्शन के लिए यात्रा पर गई थी। परिवार परेशान है, अब बात नहीं हो रही। तो उन्हें अकेला गए थे। अच्छा, कहाँ गए थे वो? नेपाल गए थे, नेपाल के मानसरोवर में मानसरोवर यात्रा में। परसों सुबह 8 बजे बातचीत हुआ उनके बेटा के साथ। बेटा को बोला जो हमारा इस समय बाद 3-4 घंटे का रास्ता है जाने का, तब 10 बजे तो एक्सीडेंट हो गया। दमदम के रहने वाले अमरनाथ पालमी सिंह, बेटा फोन करता है, नंबर दिखाता है, मोबाइल के स्क्रीन पर नाम रिफ्लेक्ट भी होता है, लेकिन उधर से पिता की आवाज नहीं आती, कोई रिस्पांस नहीं मिलता। जो काठमांडू का जो ऑफिस है उधर फोन किए थे, +977 जो नंबर है उसका एक नंबर से फोन किया था, हम व्हाट्सएप किया था, अमरनाथ पाल मेल 62 उनका फोन नंबर। वो लोग बोला कि हमको जब इंफॉर्मेशन मिलेगा तब हम आपको बता देंगे, लेकिन वो लोग कुछ बता नहीं पाया है। जो गए उनका नाम क्या है? जो नेपाल गए हैं उनका नाम अमरनाथ पाल है। उनका एज क्या है? 62 अराउंड है। अच्छा, वो अकेले गए हैं? अकेले गया है।
अच्छा, लास्ट कब बात हुई थी आपकी? लास्ट इस सैटरडे में वो मैसेज किया था मुझे रीचिंग काठमांडू एट 11 PM सेटली। ओडिशा के खोर्धा के रहने वाले संदीप मोहापात्रा के छोटे भाई स्वरूप फिक्रमंद हैं। 2018 से वो ऑस्ट्रेलिया में थे, वहीं नौकरी कर रहे थे। घर घूमने आए थे, कैलाश मानसरोवर गए थे, 22 को नेपाल पहुंचे, 25 अगस्त को बात हुई, बस में थे, तिब्बत बॉर्डर पर थे। परिवार ने टीवी में नेपाल त्रासदी देखी, फोन किया, लेकिन स्विच ऑफ। 25 को ये सैलाब आया कैसे, इसकी कई वजह बताई जा रही हैं। एक वजह ये सामने आ रही है कि एक ग्लेशियर हाई स्पीड से टुकड़े होते हुए आगे बढ़ा और साथ में चट्टान और मलबा लेकर बढ़ता चला गया और सैकड़ों किलोमीटर दूर तक वो तबाही मचाता गया। लेकिन यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर नेपाल में हुआ क्या। अब इसी की पड़ताल करने के लिए डायरी खोलते हैं और जानते हैं इस सैलाब की वजहों के बारे में। नेपाल में डरावने सैलाब की अनगिनत तस्वीरें आ गई। इस सैलाब से मची तबाही के कई वीडियो सामने आ गए। लेकिन ये आपदा आई कैसे, इसकी असली वजह क्या रही, सबसे पहले हुआ क्या था, इसे लेकर दो अलग अलग थ्योरीज हैं, जिससे दो तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। थ्योरी नंबर 1, ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटने से भूकंप जैसी हलचल मची और फिर बर्फ, चट्टान और मलबे का बड़ा बहाव नीचे आ गया। थ्योरी नंबर 2, पहले 4.9 तीव्रता के भूकंप आने से ग्लेशियर टूटा और बर्फ और चट्टानों का एक विशाल मलबा तेज ढलान से नीचे आया। पहली थ्योरी यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे यानी USGS की है और दूसरी थ्योरी है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ग्लेशियर के टूटने से भूकंप जैसी हलचल पैदा होने वाली थ्योरी USGS ने दी है। उसे NDTV इंडिया की रिसर्च टीम ने AI वीडियो के जरिए सरल तरीके से समझाने की कोशिश की। ग्लेशियर का बड़ा और भारी भरकम हिस्सा टूटकर गिरा कि नेपाल के हिमालयी इलाके में भूकंप जैसा कंपन हो और उसके बाद बर्फ, चट्टान, मलबा और पानी का एक डेडली कॉम्बिनेशन बनकर नीचे की ओर बहुत तेज स्पीड से बढ़ा। अमेरिकी भूगर्भ सर्वे की इस थ्योरी पर कई AI जनरेटेड वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हैं। उनमें से एक ये भी है जिसमें USGS के हवाले से बताया गया है कि नेपाल में आपदा आई कैसे। एक और AI वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जो अमेरिकी एजेंसी की थ्योरी को ही आगे बढ़ाता है और ये समझाने की कोशिश करता है कि नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर दरअसल हुआ क्या था। नेपाल की त्रासदी पर एक और AI वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो इसी थ्योरी को बताता है कि हिमालय की लांगटांग लिरुंग चोटी पर करीब 17,000 फीट की ऊंचाई से ग्लेशियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटा और उसने नीचे घाटी में तबाही मचा दी। ये हमारे जो पहाड़ है वो नए पहाड़ है। हम जो 2015 में लांगटांग गए वहाँ ऐसा लगता है कि आप गंगा किनारे हैं, छोटे छोटे पत्थर है, कोई चट्टान नहीं दिया, सारे गिट्टी बालू के जैसे तरह क्या है। जैसा नेपाल में हुआ, इस तरह की महाबाढ़ को हम हिमालयी इलाके में इससे पहले की आपदाओं में भी देख चुके हैं। इसमें एक खास तरह का पैटर्न नजर आता है, चाहे वो साल 2013 की केदारनाथ आपदा हो या 2021 में उत्तराखंड की नीति घाटी में ऋषिगंगा नदी में आई बाढ़ हो या साल 2025 में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली में आई आपदा हो। वो आपदा भी पानी, चट्टानों और मलबे के खतरनाक लहर में बदली और अंधाधुंध तबाही मचा गई। जो भी गर्मी की वजह से, वार्म ह्यूमिड वेदर की वजह से जो पानी मतलब बर्फ थोड़ा पिघलता है, तो वो जो बर्फ के अंदर जो क्रैक्स रहते हैं उसके अंदर गया है और वो एक पहाड़ का जो पत्थर रहता है उसके ऊपर बर्फ है, उस बीच में लुब्रिकेंट जैसा एक्ट किया है। तो वहाँ पे एक जेंटल स्लोप है, एक स्टीप स्लोप है। जहाँ पे स्टीप स्लोप शुरू होता है वहाँ का जो बर्फ है, जो मतलब बहुत थिक बर्फ है, वो टूट गया है।
फिर वो वर्टिकली अराउंड 1.2 किलोमीटर नीचे वर्टिकल ड्रॉप हुआ है। तो वो ड्रॉप होने के बाद जो इम्पैक्ट हुआ है उसके कारण मतलब वो भूकंप जैसा मेजरमेंट हुआ है उसका अप्रोक्सीमेटली 5.2 मैग्नीट्यूड। लेकिन नेपाल की आपदा को लेकर अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे जो कहता है उसके ठीक उलट इसरो बता रहा है कि ग्लेशियर ऐसे ही नहीं ढहा, उसकी वजह थी इस हिमालयी इलाके में भूकंप का आना। अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ और मलबे की जांच करी है। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट है उनके जरिए एक प्रिलिमिनरी एस्टिमेट किया है कि करीब सवेरे पहले एक 4.9 दशमलव का एक भूकंप आया, उससे धरती हिली, वहाँ की पहाड़ के टुकड़े, बर्फ और ग्लेशियर के टुकड़े नीचे गिरे और उससे एक टेम्पररी सा बांध बन गया। वो बांध जब पानी रोक के खड़ा था तब वो टूटा और उसका सैलाब नीचे पूरी वैली में आया। बहरहाल वजह जो भी हो, सच ये है कि एक स्थानीय पहाड़ी भूस्खलन जैसी घटना एक विनाशकारी बाढ़ की लहर में तब्दील हो गई, जो नदी के साथ काफी दूर तक चली गई और जहां तक गई वहां तबाही के निशान छोड़ गई। इस आपदा ने पूरे हिमालय क्षेत्र की चिंता बढ़ा दी है। यहाँ पहाड़ बहुत नाजुक हैं, ढलानें बेहद खड़ी हैं और बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं। ऐसे में कई प्राकृतिक आपदाएं एक साथ आ सकती हैं। एक तरफ हमें नेपाल की परिस्थिति भी दिखाई देती है और दूसरी तरफ ये बात भी है कि सिनेमा ने कैसे लोगों के जख्मों पर मरहम लगाया है। सिनेमा के किरदारों ने कैसे उन आवाज़ों को मंच दिया जिनके पास शायद आवाज़ नहीं थी, और आपके ऐसे किरदार, चाहे 1942 लव स्टोरी हो, सलाम बॉम्बे हो, चाहे उसके बाद की जो फिल्में रही हैं, उन सब में हमने उन किरदारों को देखा। आज के वक्त में जब आप पीछे मुड़कर देखती हैं इस पूरे दौर को, भारत और नेपाल के रिश्ते आपको कहाँ खड़े दिखाई देते हैं सिनेमा के आईने से, सिनेमा के चश्मे से? मुझे तो लगता है कि जो भारत और नेपाल का जो एक यूनिक रिश्ता है, वेदर हम सब जानते हैं कल्चरली, रिलीजियसली, इन सो मैनी वेज, लैंग्वेज वाइज, यू नो, देयर इज़ अ सर्टन लेवल ऑफ बॉन्ड। और मैं हमेशा क्या कहती हूँ कि हम लोग आए हैं और हम लोग एक दिन ऊपर चले जाएंगे, will not, but the border between the two nations, the friendship between the two nations will forever remain. And we as human being, mortal human being, we should always keep that in mind and do whatever we have to do. अभी आपने फिल्मों की बात कही तो मैं यही चाहूँगी कि एक कोलैबोरेशन हो नेपाल फिल्म इंडस्ट्री और बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के साथ। कुछ आइडियाज़, कुछ नॉलेज आदान प्रदान हो, कुछ अच्छे काम हो, टुगेदर विल बी वंडरफुल। इनफैक्ट जब मैं आपकी फ़िल्मों का ही जिक्र कर रही थी, बहुत सारे लोग जो इस वक्त हमें बैठकर सुन रहे हैं वो ज़रूर इस बात से अग्री करेंगे। मनीषा जी के बहुत सारे एवीज़ और पिक्चर्स भी इस वक्त चल रहे हैं। तो वो वक्त जब भारत में आपकी फ़िल्मों के बाद जिन जिन घरों में लड़कियां पैदा हुई उनका नाम मनीषा रखा जाना शुरू हो गया। घुंघराले बाल एक स्टाइल स्टेटमेंट हो गया। मनीषा जी की जो आंखें हैं उनको एक विशेषण के रूप में लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। ये हैं ओजी ट्रेंड सेटर, और इसलिए मैं चाहूँगी एक बार प्लीज़ आप उनके आर्ट फॉर्म के लिए, उनके सिनेमा के लिए ज़रूर ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आज लेकिन इसमें मेरा कुछ क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट तो मेरी माँ बेटी है, सुशीला जी का। मेरे पिताजी और मेरे। गंगा हमेशा हिमालय से बहती हैं और उसके बाद फिर आगे तक पहुंचती चली आती हैं, तो सोर्स हमें दिखाई दे रहा है। नमस्ते मैम जी। सोर्स हमें दिखाई दे रहा है और आपका भी संबंध बनारस से है, तो मैं तो आपको आज बनारस की यादों में भी लेकर जाऊंगी। मैंने आपके स्कूल का नाम भी अपने पास लिख कर रखा था, बसंत महाविद्यालय बनारस। बसंत कन्या महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय था। बताइए वहाँ के बारे में ज़रा कुछ, आपकी स्कूलिंग जब वहाँ हुई वो वक्त कैसा था? Basically our family was on a political exile and I was raised in Banaras, and that school actually my mother had studied, so she put me into that school, and I think मेरी हिंदी शुद्ध है इसीलिए कि मेरी बेसिक स्टडीज़ हिंदी में ही हुई है।
तो हालांकि मुझे अपने आप को ढालना पड़ा बम्बईया हिंदी में, लेकिन मुझे अभी भी बहुत अच्छी तरह से बनारस की गलियां याद है, बनारस के पुराने घर याद है। मैं बहुत बार गई हूँ और वापस बहुत बार मैं बैठती हूँ और घाट में बैठ के अपना मेडिटेट करती हूँ। अगर मुझे इनकॉग्निटो मैं चली गई तो my family have always enjoyed being always our younger days being part of Banaras. It's a privilege and honor. 1942 लव स्टोरी के पहले स्क्रीन टेस्ट के बाद विदु विनोद चोपड़ा जी ने आपको रिजेक्ट किया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आपने 24 घंटे मांगे, गिव मी 24 आवर्स, पूरी रात तैयारी की, एंड द नेक्स्ट डे यू वर इन द फिल्म। एम आई राइट? एब्सोल्युटली, मेरी माँ गवाह है इस बात की। और टिल डेट आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर विनोद for giving me a chance to act as a Rajjo. That's a lifetime's this thing. And also making me realize that I wasn't good enough. I had to buck up. Because you need a good teacher. And you need to be willing to learn and put in the hard work, But I remember the first screen test, he said, Manisha, you're a shit actress. Sorry to use that word, but... and I said, please give me one more day. And that day, actually, I forgot to eat, I forgot to sleep. I was just with that lines, how do I do it? How do I do it? And next day. लेकिन जेनजी की जिद को अगर डायरेक्शन सही मिल जाए तो जिंदगी पलट सकती है। Vision and direction is really needed. And घर में भी मुझे क्या लगता है ना, जब बच्चे बड़े होते हैं तो we need to encourage them, लेकिन एक गाइडेंस अगर मिलता है, मैं खुद का एग्जाम्पल, अपने आप का एक जो ख़राब एग्जाम्पल है, लेकिन मैं देना चाहूँगी कि मैं जब यंग थी ना, मैं किसी की नहीं सुनती थी। आई वॉज अ रिबेल विदाउट अ कॉज काइंड ऑफ अ पर्सन। और मैं अब जब देखती हूँ तो लगता है कि खामखा कि जब कोई कह रहा है कि भैया वो रास्ते में मत जाओ जिसमें पॉट होल है, मैं उस वक्त कहती थी मैं गिर के खुद एक्सपीरियंस करके खुद जाऊँगी। अब लगता है वो इतना टाइम क्यों बर्बाद करना, when you know that road has avoid that. So for Gen Z, my request would be, please don't discredit older people's wisdom and their experience. Take good guidance, have a vision. You wanted change, great, but change, what is your vision? That be clear about. And work towards that. इसी में एक सवाल जोड़ूंगी आदित्य, क्योंकि आपने फिल्मों का रास्ता पकड़ा क्योंकि राजनीति में नहीं आना था, ये आपकी चॉइस उस समय की थी। अब समय बदला, अनुभव आ गए हैं, दुनिया आपने पूरी देख ली है, और अब आप नेपाल में जब हैं, यहाँ के राजनीतिक हालात भी बदल गए हैं। क्या मनीषा कोइराला राजनीति की तरफ जाने के बारे में कोई विचार रखती हैं, सोचती हैं, या कोई ऐसा विकल्प आया तो उसके बारे में सोचेंगी? ऑनेस्टली मैं राजनीति को बचपन से ही देखते आ गई हूँ, तो मुझे कुछ नया करना था, तो मैं फिल्मों में आ गई हूँ। और एट हार्ट आई एम एन आर्टिस्ट, एंड आई मे बी मिसफिट फॉर द मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स। हालांकि by default I like to know what's happening in the country, outside the country, in the world. I am well versed with what's happening, but I don't see myself getting involved in mainstream politics. भारत नेपाल डायलॉग अन्वीक्षा के लिए हम राजधानी काठमांडू में मौजूद हैं, और इस वक्त मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं नेपाल में भारत के राजदूत एम्बेसडर नवीन श्रीवास्तव जी। सर, आपका बहुत स्वागत है सबसे पहले तो एनडीटीवी इंडिया पर। हमने जिस समय अन्वीक्षा के लिए तैयारियां शुरू की, प्लानिंग की, उस समय ये नहीं सोचा था कि इस तरह की परिस्थितियों में ये बातचीत होगी, लेकिन अब शुरुआत इसी से करूंगी क्योंकि नेपाल से जो तस्वीरें इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है जी। नेपाल एक त्रासदी का ग्राउंड जीरो बना हुआ है। ऐसे वक्त में बहुत से भारतीयों को लेकर अभी संशय है कि वो कहाँ किस परिस्थिति में हैं। बहुत सारे विदेशी नागरिक भी हैं, लेकिन अभी आप लोगों के पास क्या ऑफिशियल जानकारी है एम्बेसी के पास कि यहाँ पर इंडियंस को लेकर क्या सिचुएशन है?
देखिए, जैसे आपने कहा कि किसी ने भी नहीं सोचा था, अगर सच माना जाए तो कल सुबह हम जब उठे भी थे और बातचीत हो रही थी तब भी ये किसी ने नहीं सोचा कि ऐसी त्रासदी होगी। खैर, त्रासदी हुई है। उसके बाद से ही हमारी एम्बेसी ने यहाँ पे जो विभिन्न ट्रैवल एजेंट्स हैं उनसे संपर्क साधा था, और हमारी एक कंपनी के लोग कुछ काम कर रहे हैं, एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है अपर त्रिशूली 1, वहाँ के मैनेजर से भी बात हुई थी ये पता लगाने के लिए कि भारतीय हैं, अगर हैं तो सुरक्षित हैं कि नहीं हैं, और कितने लोग फंसे हुए हैं। तो देर दोपहर तक हमें जो जानकारी मिली थी कि कई भारतीय जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए उस रूट का उपयोग करते हैं वहाँ पे फंसे हुए हैं, कुछ कंपनी के लोग भी फंसे हुए हैं। आज सुबह तक की जो जानकारी हमारे पास है, करीब 300 के आसपास, 280 के ऊपर लोगों के बारे में अभी जानकारी नहीं, उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। और संपर्क इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि उस क्षेत्र में बिजली नहीं है, ना फ़ोन की सुविधा चल रही है, क्योंकि जो बाढ़ आई उससे सेल टावर्स कई क्षतिग्रस्त हुए हैं, पावर स्टेशन क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो मेरी उम्मीद है कि आज शाम तक या कल सुबह तक हमें बेहतर स्थिति की जानकारी होगी। पर साथ ही साथ हमारी एम्बेसी ने इमरजेंसी हॉटलाइंस खोल रखी हैं, 3 फ़ोन्स हैं जिस पे 24/7 लोग अवेलेबल हैं। जो भी जानकारी है, उनके परिवारजन, मित्र भारत से या भारत के बाहर से लोग हमें फ़ोन कर रहे हैं, हम उनको जो हमारे पास अवेलेबल जानकारी है उस वक्त की वो दे रहे हैं। और हम ये भी कह रहे हैं कि हम नेपाली आर्मी और नेपाल की विभिन्न संस्थाओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सर्च एंड रेस्क्यू जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे जानकारी अवेलेबल होगी, हम साझा करते रहेंगे। तो हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि जितने भी भारतीय यहाँ फंसे हैं उस इलाके में, उनको नेपाली सेना की और नेपाली संस्थाओं की सहायता के साथ सुरक्षित काठमांडू वापस ला सकें और काठमांडू से फिर भारत की उनकी यात्रा करवा सकें। अभी बहुत सारा रिलीफ मटेरियल भी जो है भारत से नेपाल की तरफ पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने भी एक बातचीत, औपचारिक बातचीत की है यहाँ पर, सॉलिडारिटी दिखाते हुए, इस मुश्किल घड़ी में नेपाल का साथ दिखाते हुए। कुछ देर पहले हम मंच से सुन रहे थे शिशिर खनाल जी, विदेश मंत्री, उन्होंने बताया कि अभी तक 160 लोगों के मरने का डेटा उनके पास है, उनकी मौत हुई है। 300 भारतीयों का उन्होंने जिक्र किया कि जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, और कुल मिलाकर विदेशी नागरिक 500 के आसपास का नंबर उन्होंने मंच से बताया। यही इन्फॉर्मेशन अभी यही इन्फॉर्मेशन हमारे पास भी है नेपाल से कि 300 करीब भारतीय हैं। ये सभी टूरिस्ट श्रद्धालु रहे होंगे जो कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं? ज्यादातर कैलाश मानसरोवर वाले हैं, पर जैसा मैंने बताया कि एक हमारी भारतीय कंपनी है एनरिट्स, जो एक हाइड्रो पावर स्टेशन है, वहाँ पे वो कार्य कर रहे थे। तो उसके करीब 50-60 लोग जो हैं अभी ट्रेसेबल नहीं है। तो कुल मिला के 300 हैं। जहाँ तक राहत सामग्री की बात है, कल जब ये हादसा हुआ उसके तुरंत बाद से हम नेपाल सरकार के साथ संपर्क में थे। प्रधानमंत्री जी बात करना चाहते थे प्रधानमंत्री बालेन से, फिर वो बातचीत उनकी हुई। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत हमेशा से फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है नेबरहुड में। नेपाल में पहले भी जब त्रासदियाँ हुई हैं, इस स्केल पे तो नहीं हुई थी, 2015 के अर्थक्वेक के बाद भारत के और भारतीय सेना और भारत की राहत सामग्री सबसे पहले यहाँ आती है। और नेपाल की भी अपेक्षा यही रहती है कि एज नेबर्स हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहें। तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक तो अपनी तरफ से हार्दिक संवेदना प्रकट की जो क्षति हुई है, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री बालेन जी को ये आश्वासन दिया कि इस संकट की घड़ी में भारत और भारत के लोग पूरी तरह से नेपाल के साथ हैं, और जो भी मानवीय सहायता की ज़रूरत है वो हम उपलब्ध कराएंगे, चाहे सर्च एंड रेस्क्यू हो, चाहे लॉन्ग टर्म हो। तो उसी के अंतर्गत मेरी जो बातचीत यहाँ के विदेश मंत्री और विभिन्न संस्थाओं से हो रही थी, उसके बेसिस पे हमने कुछ आकलन किया कि क्या चीज़ें चाहिए होंगी, चाहे टेंट्स हों या उसको लेके पहली खेप जो है वो कल रात में आई है, जिसको हमने हस्तांतरण किया है नेपाल सरकार को। दूसरी खेप आज आने वाली है, और ये जो कार्य है ये चलता रहेगा अगले कुछ दिनों के लिए। जैसे आपने सुना था आज सुबह शिशिर खनाल जी जो विदेश मंत्री, उन्होंने ये कहा था कि नेपाल को भी ये पूर्ण रूप से आकलन करने में कुछ समय लगेगा कि क्या उनकी ज़रूरतें रहेंगी, किस तरह की ज़रूरतें चाहिए। इज़ इट टू अर्ली टू से कि जो भूकंप आया था नेपाल में, ये स्थिति उससे भी ज़्यादा विनाशकारी और विकट लग रही है?
देखिए, दोनों थोड़े अलग तरह के थे। भूकंप का जो स्प्रेड था, भौगोलिक स्प्रेड, वो थोड़ा ज़्यादा था। काठमांडू और काठमांडू के इर्द गिर्द काफ़ी उसमें इमारतों की क्षति हुई थी। ये थोड़ा अलग तरह का है। अब क्योंकि ये फ्लैश फ्लड था, तो त्रिशूली और भोतिकोशी नदी के किनारे जो भी शहर थे या गांव थे, कई वो बह गए हैं। अभी ये मेरी समझ से कहना मुश्किल होगा या कंपेयर करना मुश्किल होगा। हर त्रासदी एक त्रासदी होती है, मानवीय क्षति या भौतिक क्षति है, तो उसको अलग से ही लेना चाहिए। तो आज कचहरी में इतना ही, लेकिन कल रात फिर ठीक इसी वक्त यानी रात 10 बजे आपसे कचहरी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। NDTV इंडिया में लगातार खबरें जारी हैं।